गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा पे। आज हम फिर से करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप सब? बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन सही दिखाई दे रही है तो आप अपना कमेंट दीजिए, अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए अगर आप सबको आवाज आ रही है तो बताइए एक बार, ताकि हम क्लास को स्टार्ट करेंगे फिर। हाँ जी अशोक, नमस्ते। आ गई मैम तो आ गई है। राधे राधे। जय हिंद जय भारत। बीके सरिता। आज तो सारे पुराने स्टूडेंट आ गए हैं ना। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। आवाज मेरी आ रही है तो आप अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर पाऊं फिर। आप आंसर देने लग गए, चलिए ठीक है। सबसे पहले है, अभी पंजाब का तो आपको पता ही है। पंजाब के अंदर क्या हुआ? मुख्यमंत्री अरमिंदर सिंह जी ने एकदम से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद हमारे कौन मुख्यमंत्री बने हैं? लेटेस्ट क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग। आता होगा इस क्वेश्चन में, मैं आपको आंसर नहीं बताने वाली, आपने बताना है। बताइएगा। चरणजीत सिंह चन्नी है, अमर सिंह है, रंजीत सिंह बिट्टू है, या फिर सुखबीर सिंह बादल है? बताइएगा क्या आंसर रहेगा इसका। नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये वाला, आने के चांसेस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। पंजाब के अंदर एकदम से पूरी की पूरी राजनीति जो है वो चेंज हो गई, तो मुख्यमंत्री ए। हाँ ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद एक और है फेसबुक। फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया के अंदर सबसे बड़ा अगर नाम कहें तो फेसबुक है। बीच में बात भी चल रही थी कि जो फेसबुक है वो चला जाएगा, लेकिन फिर अभी तक उसको एक्सटेंशन मिल गई है। तो फेसबुक इंडिया ने किसी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा करी है, वो बताइएगा जल्दी से। मनोज अग्रवाल है, राजीव अग्रवाल है, या फिर प्रमोद त्रिपाठी है, या फिर राहुल सचदेवा? हाँ, एससी की सीट है चरण सिंह चन्नी जी की, बिल्कुल। क्योंकि वहां पर लगभग 39% पंजाब के अंदर दलित समाज रहता है, तो उन्होंने वोट बैंक के लिए इसको दलित समाज के ही जो चरण सिंह चन्नी जी है उनको चुना है। क्लियर नहीं दिख रहा? देखिए मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को। अब बताइए, अब आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा करी है? सबसे पहले ऑप्शन है हमारा मनोज अग्रवाल हैं, फिर राजीव अग्रवाल हैं, प्रमोद त्रिपाठी हैं, या फिर राहुल सचदेवा? राजीव अग्रवाल। हाँ फास्ट चलेंगे, बिल्कुल फास्ट चलेंगे। राजीव अग्रवाल जो हैं वो इसका आंसर रहेगा। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए रखा गया। पब्लिक पॉलिसी क्या है कि अभी कुछ चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, कि बीच में जैसे था कि जो हमारे जो कुछ सीक्रेट्स हैं, हमारी प्रोफाइल है, उसमें से डाटा गायब होने लग गया था। तो फेसबुक जो इंडिया है, फेसबुक इंडिया के जो हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बोला है कि आप पब्लिक के फेवर में एक डायरेक्टर बनाइए, जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं सारी की सारी वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है, ध्यान रखना। ये भी आ सकता है कि नए रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए किसको डायरेक्टर बनाया गया है, तो वो भी राजीव अग्रवाल ही आएगा उसका आंसर। पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए किसको डायरेक्टर बनाया गया है, तो भी राजीव अग्रवाल आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2050 तक अभी की बात करें तो परचेजिंग पावर इंडेक्स के अंदर हमारे भारत देश का नाम कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पर आ रहा है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा आयातक देश है परचेजिंग पावर के अंदर। परचेजिंग पावर जो हमारा पीपीआई, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर इंडेक्स जो है वो हमारा है तीसरे नंबर पे। अभी फिलहाल की बात करते हैं कि हम लोग है ना सबसे ज्यादा खरीदते हैं। अब आयात करने की बात आ रही है कि 2050 तक दुनिया का तीसरे नंबर पर जो आयातक है वो कौन बनने वाला है? नेपाल बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, भारत बनेगा, या फिर वो चाइना बन जाएगा?
जो आयात होता है वो तो आपको पता होगा, अगर हम एक देश से दूसरे देश में बिजनेस करते हैं, हम कुछ मंगवाते हैं तो वो क्या होता है, आयात होता है, और हम कुछ भेजेंगे तो वो क्या होता है, निर्यात होता है। तो आयात करने में 2050 तक का पूरा डाटा रखा हुआ है कि 2050 तक अगर इसी तरह से चलता रहा जनसंख्या का, तो भारत कौन से नंबर पे आएगा या फिर तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन घूम फिर के आ सकते हैं। बिल्कुल सही है अंकित, आपका आंसर सही है। किरण चौधरी, रोहित, इंडिया आंसर है, बिल्कुल आंसर इंडिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और घूम के भी कैसे बनेगा कि तीसरे नंबर पे कौन सा आयातक बनने की तैयारी कर रहा है, तो भी भारत देश ही आएगा हमारा, ठीक है। और अभी परचेजिंग पावर, खरीदने की जो शक्ति है, उसमें इंडेक्स में भारत का कौन सा नंबर है, तो उसके अंदर हमारा तीसरा नंबर है। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी में हमारा कौन सा नंबर है, तो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वां सबसे बड़ा नंबर है, 5वां। ये ध्यान रखेगा, ये 2-3 क्वेश्चन आपके कट्ठे हैं। हाँ, इंडिया आएगा, बिल्कुल रोहित, इंडिया आएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, नंबर तो आप लोगों के अच्छे आ रहे हैं। चलिएगा, इसका डिस्कशन हम लोग मार्क्स का आगे करेंगे। एक बार आप अगले पेपर की तैयारी करो, अगला पेपर भी आपका 28, 29 और 31 को होने वाला है, तो उसको देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई वर्ल्ड बैंक एबीडी 21-22 के अंदर भारत की जीडीपी के लिए पूर्वानुमान लगाया इसने। जो एडीबी बैंक है, विश्व का बैंक है, उसने हमारे भारत देश की जीडीपी के बारे में बताया कि हमारी जीडीपी काफी कम हो रही है, या अब बढ़ जाएगी, या क्या रहेगी। तो उसकी परसेंटेज है, एक तो नंबर है जी हमारा 10%, 10% की संभावना बताई है। एक 15% है, एक 8% है, एक 5% है। तो आप लोग बताइए कि कितने परसेंट होने की उम्मीद है। सुनील बता रहे हैं 10%, राकेश भी 10% बता रहे हैं, किरण 10, संजय, हाँ 10% की उम्मीद है। देखिएगा, किसी किसी में जीडीपी की जो ग्रोथ है वो बताई गई है 9.6। अगर 9.6 आ जाता है तो आपने उसी को ही टिक करना है आंसर के अंदर। नहीं तो लगभग 10% के बारे में ये कहा गया है कि पहले हमारे देश की जो वृद्धि थी जीडीपी, उसको 12% बोला गया था, फिर कोरोना के चलते हुए 11 पर आ गई, और अब बोला गया 9.6। तो ऑप्शन के अंदर 9.6 तो है नहीं, 10% है, तो 10% पे हम लोग टिक करेंगे इसको, ठीक है। ध्यान रखना ये भी आप, 9.6 जो है, बहुत सारी यूएनओ ने रिपोर्ट दी है, उसके अंदर भी 9.6 आ रहा है। एशियन जो विकास बैंक है, ये भी 10% है, अप्रोक्सीमेट है। हाँ ठीक है, सीमा क्या बताना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है जो हमारे जो लघु उद्योग है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री हैं, उसके निगम के अध्यक्ष जो हैं सह प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है। यानी जो हमारी जो एमएसएमई है, जो नेशनल जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्री हैं, उसके को मैनेजमेंट के वो किसको चुना गया है उसके लिए, वो बताइएगा। संजय अग्रवाल है, राहुल सचदेवा है, मोहन अग्रवाल, या फिर अलका नागिया अरोड़ा, बताइएगा किसका नाम है। आपके 70+ क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आ गए हैं, बस फिर तो तैयारी कर लो मिठाई खिलाने की, है ना। चलिए बताइए इसका, पहले आप इसका आंसर दीजिए। संजय अग्रवाल, राहुल सचदेवा, मोहन अग्रवाल, या अलका नागिया अरोड़ा। जो हमारे जो एमएसएमई है, हमारे जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनके सह प्रबंधक किसको चुना गया है। गायत्री बी बता रही है, बी और डी। देखिए राहुल सचदेवा तो है नहीं, इसको तो हम कट कर देते हैं। संजय अग्रवाल भी नहीं है। अब ये 2 ऑप्शन रह गए आपके, मोहन, सी और डी। इसके बारे में बताइए, सी और डी में से कौन सा हो सकता है। या तो सी रहेगा मोहन अग्रवाल, या फिर आपका अलका नागिया अरोड़ा। अलका, पूजा बता रही है अलका है, प्रदीप भी अलका नहीं, बी तो ऑप्शन है ही नहीं ना, बी तो मैंने पहले ही काट दिया। अलका, अलका पे कर दें। चलिए डी ही आंसर रहेगा आपका। अलका नागिया अरोड़ा जो है वो बनेंगी इस बार जो है सह प्रबंधक निदेशक बनेंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर है जी आईपीएल। खेलों में से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आपने देखा भी होगा, इस बार भी हमारे जो हैं पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन आए हुए थे।
तो इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आप लोगों ने ज्यादा देना है। आईपीएल के जो एक टीम के खिलाफ है 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, बताइएगा जल्दी से। ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर, या फिर रोहित शर्मा, या फिर विजय शंकर। आईपीएल के अंदर 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन चुके हैं? आप पीडीएफ मिलेगी आपको, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, या फिर हमारा खुद का जो स्टडी मंत्रा का चैनल है टेलीग्राम का, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको उसके अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, या फिर विजय शंकर? सी रोहित शर्मा। अंकित पीटी रोहित बता रहे हैं, नॉलेज अड्डा भी सी बता रहे हैं, रोहित सी रोहित शर्मा। चलिए कर दें, महेंद्र करके रोहित शर्मा। चलिए ठीक है, रोहित शर्मा ही आपका आंसर रहेगा। रोहित शर्मा जो है वो पहले बल्लेबाज बन चुके हैं, कौन से? जिन्होंने 1000 रन बना लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर है तालिबान सरकार। तालिबान सरकार है अफगानिस्तान में किसे अपना नया राजदूत जो है वो बनाया है? अफगानिस्तान ने, जो तालिबान सरकार है उसने अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो कब्जा कर रखा है, ये आप सबको पता है। तो अब जो है उसके लिए नया राजदूत बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका करंट का है और वेरी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे आपके। तो देखिएगा किसे बनाया गया है राजदूत, नया राजदूत। तालिबान का नया टॉपिक आपको पता ही है, अफगानिस्तान के ऊपर उसने हमला कर लिया है। तो अब नया राजदूत किसे बनाया है? एक तो है जी हमारा सुहेल शाहीन, मुलाश बरादर, मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा, या फिर मुल्ला उमर। बताइए, नाम भी इनके अलग से होते हैं। सुनील बता रहे हैं ए, ललित सी, ए और सी के ऊपर ज्यादा आ रहा है। मुल्ला हैबतुल्ला, नाम भी अलग से हैं, ए के ऊपर ज्यादा आंसर आ रहे हैं। प्रियंका ए, आशीष सी, ए पे कर दें। चलिएगा ए ही आपका आंसर है, सही है। सुहेल शाहीन जो है उनको बनाया गया है नया राजदूत। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहेल शाहीन है, उनको बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व अल्जाइमर दिवस। देखिए, दिवस में से क्वेश्चन और आपके जो खेलों में से क्वेश्चन है। करंट की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे तो देखिए हम लोग तो पूरे क्वेश्चन आपको कराते हैं कि पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना के दे दे, तो करंट अफेयर का कोई पर्टिकुलर सिलेबस भी नहीं होता। जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वही हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाएं, लेकिन दिवस में से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है बताइएगा आप? 12 मार्च है, 15 जुलाई है, 21 सितंबर है, या फिर 18 फरवरी? करंट अफेयर की मेरी काफी सारी जो वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर पहले भी हैं। पिछली बार मैंने एक आपको वीडियो डाली थी, इसके अंदर पूरे जनवरी से लेकर सितंबर तक के लगभग करंट अफेयर के क्वेश्चन उसमें थे। इस बार आप उसको भी देखिएगा, और पूरे सितंबर मंथ के जितने भी हमारे करंट के क्वेश्चन है वो मैंने कोशिश करी है इस बार करने की। तो बताइएगा, 12 मार्च है, 15 जुलाई, 21 सितंबर, या फिर 18 फरवरी? आंसर बताइए। 12 मार्च, 15 जुलाई, 21 सितंबर, या फिर 18 फरवरी? आशीष बता रहे हैं 21 सितंबर। सुनील भी 21 बता रहे हैं। दीपक कुमार स्लो करवा रहे हैं। नहीं देखिए, स्लो नहीं है, इतना हो कि आपको आंसर तो समझ में आ सके। जल्दी जल्दी करवाऊंगी, टेंशन ना लो, आज 100+ क्वेश्चन होंगे हमारे। आंसर रहेगा आपका 21 सितंबर। 21 सितंबर को जो है वो हमारा अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस जो है वो हमारा मनाया जाता है 21 सितंबर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा। ये इस तरह के काफी सारे इंडेक्स हैं
जो कि हमारे निकलते रहते हैं, उसके अंदर हमारे देश की रैंकिंग और कौन से देशों की पहले नंबर पे रैंकिंग है वो आती रहती है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं उसमें भारत की रैंकिंग पूछ ली जाती है कि हमारा भारत कौन सी रैंकिंग पर आया। बौद्धिक संपदा जो है उसके अंदर जो हमारा इंटेलेक्चुअल जो संपदा है उसके बारे में बताया जाता है कि मतलब कि जो हमारा जो ये कह सकते हैं कि अध्यात्म की ओर हम लोग कितने जाते हैं या फिर हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसके अंदर भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है। एक तो है जी आपका 25, 35, 46 या फिर 32, कौन सा रैंक आया है इस बार? हम्म, बताइए। कौन हमारी जो बौद्धिक संपदा की रैंकिंग है उसके अंदर, अभी मैंने आपको दो इंडेक्स और बताए थे। परचेजिंग पावर इंडेक्स पीपीआई के अंदर हमारा कौन सा नंबर है? तीसरा है। और एक हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर है, वो हमारा कौन सा नंबर है? हमारा पांचवा है। अब एक और आ गया बौद्धिक संपदा का, उसके अंदर हमारी रैंकिंग कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूचकांक में से एक क्वेश्चन आ जाता है। 46 आंसर रहेगा, 46 नंबर पे, ठीक है। 46वें नंबर पर भारत है बौद्धिक संपदा के अंदर, 46वें नंबर पर। और इसके अंदर एचडीआई का है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी पूछ लिया जाता है, तो वो आपने ध्यान करना है। इस बार का हमारी रैंकिंग है 129वीं। एक हमारा कौन सा आता है? हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस के अंदर हमारी रैंकिंग कौन सी है बताइए जल्दी से, हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर हमारी रैंकिंग कौन सी है, कोई बताएगा? नहीं तो फिर मैं बताऊं, बताइए। हाँ, एचडीआई हमारी 129 है, और हैप्पीनेस के अंदर हम और भी थोड़ा सा पीछे हैं। बताइए, राजबाला बता रही है 132 और 139 और 136, तीन ऑप्शन आ गए हैं ज्यादा से ज्यादा, बताइए। हाँ, नहीं, करंट अफेयर की क्लास हमारी डेली नहीं लगती, लेकिन वीकली या फिर अल्टरनेटली भी लगती रहती हैं। 139, 139वां जो रैंक है वो हमारा कौन सा है? हैप्पीनेस का है, इंडेक्स हैप्पीनेस का। ठीक है, हम अभी खुश रहने में भी हम क्या हैं, बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। उसके बाद एक और था हमारा शांति का, कि जो सबसे ज्यादा शांति वाला देश है वो कौन सा है, वो बताइए। 139वां हो गया, ये तो ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर हम 139वें नंबर पे हैं। एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके अंदर हम 129वें नंबर पे हैं। और अगर जनसंख्या की बात करें तो हम दूसरे नंबर पर हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हमारा भारत देश, अगर हम जनसंख्या में बात करें तो चीन के बाद हमारा ही नंबर आता है, लेकिन जल्दी ही हम लोग एक नंबर पर आने वाले हैं उसमें भी। हाँ, बहुत बढ़िया राहुल। आइसलैंड जो है शांति के अंदर, आइसलैंड देश को क्या चुना गया है? शांति प्रिय देश। पूरे के पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा शांति प्रिय देश कौन सा कहा जाएगा? तो आइसलैंड का नंबर आएगा। ठीक है, करें आगे। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। काफी सारे इंडेक्स हो गए आपके। उसके बाद शांति की बात कर रहे थे तो शांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया एक, तो उसका भी जवाब दीजिए। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया कब जाता है? चलिए, ये तो क्वेश्चन दोनों सही हो गए। शांति की बात कर ली कि शांति वाला देश कौन सा है, तो आइसलैंड है। और उसके बाद अब ये आ गया हमारा शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा। 21 सितंबर है, 10 मार्च या 12 अप्रैल या फिर 25 मई। विश्व शांति दिवस। शांति के लिए इसमें काफी सारे जो देश हैं वो क्या करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, कैंडल वगैरह भी जलाते हैं। ठीक है, बताइए। 21 सितंबर, 18 मार्च, 12 अप्रैल या फिर 25 मई। रेखा बता रही है क्या 10? सी, 12 अप्रैल। सोनी वर्मा 21, 25, क्या रहेगा आंसर? 21 सितंबर ही आंसर रहेगा। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल शांति दिवस। ये क्या है, शांति दिवस के टाइम में प्रेयर की जाती है काफी सारी, और कैंडल वगैरह का ज्यादा होता है विदेशों में, तो कैंडल जो है वो कैंडल मार्च भी कह सकते हैं, कैंडल वगैरह जलाई जाती है। ठीक है, करें आगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखें।
अब एक और क्वेश्चन है। आपको मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आपको सब आवाज वगैरह आ रही है क्या? हाँ जी, बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान इसने दिया है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल। हाँ जी, आवाज वगैरह सब मेरी ओके है तो बताइए, एक बार अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए। आवाज मेरी ओके है तो एक बार आप फिर से थंब इम्प्रेशन दे दीजिए, थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। हाँ, उद्योग जगत के अंदर देखिए, अगर हम टाटा की बात करें तो बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा करा है। अंबानी की बात करें तो वो भी, रिलायंस इंडस्ट्री पूरी की पूरी जो हमारा इंटरनेट है, आज हम उन्हीं की वजह से सारा कुछ देख पा रहे हैं। तो अगर उनकी बात करें तो वो भी। तो गौतम अंडानी जो इस टाइम चल रहे हैं, रेलवे का काफी सारा पार्ट उन्होंने ले भी लिया है। तो अब इन तीनों, ये और ये कौन सा है हमारा, साइरस मिस्त्री, जो रतन टाटा के दाएं हाथ माने जाते हैं। तो इनमें से किसको जो है वो रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कार वाले क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं। खेलों में से, या फिर दिवस में से, या बात करूं मैं पुरस्कार की, तो इंपॉर्टेंट रहते हैं ये वाले, तो वो बताइएगा आप। मुकेश अंबानी है, रतन टाटा, या फिर साइरस मिस्त्री, या फिर गौतम अडानी? बताइएगा। हम्म। गौतम अडानी। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही है, गौतम अडानी ही है इसका आंसर। इस वक्त जो है वो उद्योगों के अंदर बहुत बड़ा योगदान देने में गौतम अडानी का भी नाम है, ठीक है। और चलते हैं आगे। मुकेश अंबानी की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 के अंदर मुकेश अंबानी है। वर्ल्ड के अंदर टॉप 1 के अंदर भी, जो मतलब हमारे भारत के अंदर टॉप 1 की बात करें, सबसे ज्यादा संपत्ति किसकी है, तो वो मुकेश अंबानी की है। ये ध्यान रखिएगा आप। और सबसे पुराने कौन है, तो रतन टाटा हैं सबसे पुराने, टाटा वाले। अब एक और है, आईपीएल की एक टीम 200 मैच खेलने पहले खिलाड़ी में से कौन बन गए हैं, जिन्होंने 200 मैच खेले हैं? आईपीएल की टीम के अंदर 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में कौन बन चुके हैं, तो बताइएगा एक बार। विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर है, या फिर शुभमन गिल है?
बताइए इसका नाम। हाँ, 200 मैच खेलने वाले या तो विराट कोहली हैं जो हमारे कैप्टन भी हैं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर या फिर शुभमन गिल। ए, तनु बता रहे हैं ए, प्रियंका ए, सनी सी। ए और सी के ऊपर आ रहा है। डेली इनकम 1000 करोड़। डेली की है या मंथली की है? विराट कोहली ही रहेगा इसका आंसर। 200 मैच खेलने वाले। और अभी इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, उसका आंसर एक बार आप दोबारा से दे दीजिए। 1000 रन बनाने वाले आईपीएल के अंदर कौन बन गए हैं पहले बल्लेबाज? अभी आया था ये वाला क्वेश्चन भी, बताइएगा उसका नाम भी। 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन चुके हैं, उसका आंसर दीजिए। अभी आया था वो वाला क्वेश्चन। हाँ, राहुल का बिल्कुल सही है, रोहित शर्मा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं, बातों के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। रोहित शर्मा जो है वो इसका आंसर रहेगा। उसके बाद आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप है, उसने कौन से अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है? स्टील इंडस्ट्री के अंदर देखिए कौन से अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सलमान खान है, अजय देवगन या फिर शाहरुख खान, सुनील शेट्टी? बताइएगा। सलमान खान है, अजय देवगन, शाहरुख खान या फिर सुनील शेट्टी? किसको? ये आंसर तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए आप लोगों का। फिल्म इंडस्ट्री के क्वेश्चन तो आप लोगों के लगभग सही होते हैं। बताइए। ओलंपिक का क्वेश्चन भी करवाऊंगी। अजय देवगन। ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक के अंदर जो गोल्ड के हैं सबसे, जो मतलब कि गोल्ड मेडल है, वो किस किस ने जीता है हमारे इंडिया वालों ने? उनका नाम बताइए आप लोग। पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड हमारे कितने आए हैं मेडल? साथ के साथ इसका आंसर भी देते जाओ। फिर आ गया हमारा एक, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका। नीरज चोपड़ा ने तो लिया है, जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा है हमारा, गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। और सबसे पहला मेडल मेडल जो है वो किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था, सिल्वर मेडल। टोटल हमारे 5 गोल्ड हो गए, 7 सिल्वर और 6 ब्रोंज हो गए। 18 मेडल जीते हैं ना इस बार। 5, 8 और 6, 19। मीराबाई चानू ने सबसे पहला मेडल जीता था। उसके बाद है हमारा कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव जो है बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशिया मुक्त व्यापार समूह, एशिया पैसिफिक फ्री जो है, एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड के अंदर शामिल होने के लिए आवेदन किया है। नेपाल है, जापान है, पाकिस्तान है या फिर चीन है? कौन से देश ने अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के अंदर, अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव डालने के लिए एक जो कौन सा है जी, एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड, इसका नाम भी आप नोट कर लेना, एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड, अपने पूरे विश्व के अंदर प्रभाव डालने के लिए कौन सा देश है जिसने शामिल होने के लिए आवेदन किया है? 11 देशों के 11 देश हैं इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया पैसिफिक फ्री जो ट्रेड है उसके अंदर कितने देश हैं? तो 11 देश हैं। तो प्रभाव बढ़ाने के लिए किसने आवेदन किया है वो बताइए जल्दी से, बता दीजिए। नेपाल है, जापान है, पाकिस्तान है या फिर चीन है? बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? जापान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चीन? ठीक, चीन ही रहेगा इसका आंसर। चाइना जो है उसने आवेदन किया है अपने व्यापार को प्रभावशाली बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है स्टार्टअप के लिए
कोलसेल बायोसाइंसिस वाली वुली मैंसिया, उनके जैसे जानवरों के विलुप्त होने के बचाने के लिए कौन से देश ने घोषणा करी है ठंडे परिदृश्य में लाने के लिए, यानी गर्म इलाके में रहने की वजह से कुछ देश जो हैं, जो कुछ जानवर जो हैं वो विलुप्त हो गए हैं, तो ये कहते हैं कि हम उसे ठंडे इलाके में लेके आएंगे। तो वो बताइए वो कौन सा देश है? एक तो है जी हमारा क्या, नेपाल, अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी, बताइएगा। नेपाल है, अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी? ए, अमेरिका, अमेरिका बिल्कुल ठीक है आंसर। साइबेरियाई टुंड्रा के ठंडे इलाके में कौन है ये? कोलसेल बायोसाइंसिस। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जोखिम न्यूनीकरण प्रबंध क्षेत्र के अंदर जो जोखिम है वो न्यूनीकरण के लिए कौन से देश के साथ समझौता कर लिया है, वो बताइए। नेपाल है, पाकिस्तान, इटली या फिर बांग्लादेश? जो है जोखिम न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है? जो मिनिमम रिस्क जो है, रिस्क बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाएगा, तो वो कौन सा देश है? बताइएगा। नेपाल है, पाकिस्तान, इटली या फिर बांग्लादेश? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंध क्षेत्र के अंदर भारत तथा कौन से देश के साथ, यानी भारत ऐसा कौन से देश के साथ समझौता करने वाला है जिसके बाद हमारे देश के अंदर, देखिए उसके बाद हमारे देश के अंदर जो है मिनिमम रिस्क हो जाएगा, मिनिमम रिस्क, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूनतम जोखिम। भाई कोई भी रिस्क नहीं है, अगर कोई भी लॉस वगैरह नहीं होगा तो वो कौन है? हाँ, तो ये रहेगा आपका इटली। इटली आपका आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट आप थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वही नवजोत सिंह सिद्धू इस पर बड़े चर्चा में चल रहे हैं, बताइए आपको इसके बारे में। नवजोत सिंह, हाँ पीडीएफ जो है रोहित, मैं अगर आपको बताऊं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल आ जाएगी, आप वहां पर पीडीएफ उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा नवजोत सिंह सिद्धू, जिसके बारे में आपको पता है कपिल शर्मा शो के अंदर आते ही रहते थे ये, तो उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो कौन सी सरकार के हैं? दिल्ली में दिया है, पंजाब में दिया है, बिहार में दिया है या गुजरात के अंदर दिया है? नवजोत सिंह सिद्धू, बताइएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहां पर जो है इस्तीफा दे दिया है? पंजाब। ये तो आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इसके लिए तो रुकना ही नहीं है, पंजाब आपका आंसर रहेगा। उसके बाद एक और दिवस है, इंपॉर्टेंट है ये भी दिवस, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि दिवस पे आपने पूरा ध्यान रखना है। तो जो दिवस है ये बताइए, विश्व हृदय दिवस, हार्ट दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, बताइएगा। दिल का ख्याल रखें अपना, सबसे ज्यादा आज के टाइम में हार्ट अटैक नहीं सीधा हार्ट फेल हो जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। हार्ट अटैक की वजह से अब उम्र का कोई हिसाब नहीं रहा, बहुत ज्यादा रिस्क हो गया, कोरोना के बाद लोग ज्यादा टेंशन में रहने लग गए हैं, तो उससे रिलेटेड है। कब मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस? 29 सितंबर है, 15 मार्च या फिर 12 अगस्त या फिर 10 अप्रैल? कब मनाया जाता है ये? ए, ए आ रहा है दीप, राजू कुमार का ए, आदित्य, तनु, सुनील लांबा, 29 सितंबर। हाँ ठीक है, 29 सितंबर जो है वही इसका आंसर रहेगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी ने जो है कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा विशेष गुणों वाली फसल किस्मों की
क्या समर्पित करिए राष्ट्र को? विशेष गुणों वाली फसलों को कितने विशेष गुण हैं इसके अंदर, फसलों के अंदर, जो नरेंद्र सिंह मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसको समर्पित किया है? बताइए। 40 गुण हैं, 25 हैं, 35 हैं या फिर 45? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है हमारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो है, उसमें विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल को है वो विकसित किया है? बताइएगा। 40 है, 25 है या फिर 35 या फिर 45? सनी गुरप्रीत बता रहे हैं 35, अनिल भी 35। 40 और 35 के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है। या तो 35 रहेगा इसका आंसर या फिर 40 रहेगा, 25 और 45 तो है नहीं। अब आप फटाफट से बता दीजिए, या तो ए रहेगा या सी रहेगा। ए और सी में से ऑप्शन दे दो। 35? चलिए 35 ही आंसर है, 35 इसका जो है वो आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी जो है कोरोना काल की जो तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है तीसरी लहर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, अभी भी बच्चों को भी थोड़ा सा रोका जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। तो उसके लिए जितनी भी हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट हैं उनको पहले क्या था, सितंबर तक बढ़ा दिया था। अब कब तक बढ़ा दिया गया है, कोई बताएगा इसके बारे में? 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर या फिर 10 नवंबर तक, 31 दिसंबर तक या फिर 31 अक्टूबर तक। क्योंकि किस लिए बढ़ाया गया है? क्योंकि अभी भी हमारे जो हालात हैं वो नॉर्मल नहीं हुए हैं, डाटा छुपाया जा रहा है, बहुत सारे जो केसेस हैं अभी आने स्टार्ट हो गए। फेस्टिवल सीजन है, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट को भी आने दिया जाएगा तो फिर तो फंस के खड़े हो जाएंगे। तो कब तक बढ़ा दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डीजीसीए, डीजीसीए जो है ये आ जाता है कि ये कौन डिसाइड करता है। तो ये आपने ध्यान करना है, डीजीसीए अब जो है, डीजीसीए अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को, प्रतिबंध को रोकता भी है और लगाता भी है। तो देखिएगा इसको, इसके बारे में बताइए। 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, और इससे पहले कहां तक था? 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था, और अब इन्होंने दोबारा से इसको 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। ठीक है, आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, राष्ट्रीय राजधानी में कब तक के लिए पटाखे, पटाखे के बारे में भी बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि जो पोल्यूशन है वो पटाखों से बढ़ता है, लगभग 60% पोल्यूशन पटाखों से बढ़ रहा है। तो अब त्योहार आने वाले हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो उसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर पहले ही बैन लगा दिया। केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम कोई रिस्क नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो फिर बताइएगा कब तक बढ़ा दिया गया है? 1 जनवरी 2022 तक, या फिर 31 जनवरी, या फिर 1 मार्च या 1 सितंबर? 1 सितंबर तो हो नहीं सकता, या तो ये होएगा आपका जनवरी या फिर ये मार्च भी नहीं होने वाला। तो जनवरी में दो हैं, एक तो 31 जनवरी है, एक 1 जनवरी है। इसमें से क्वेश्चन बताइए आप, क्या रहेगा आंसर इसका? या तो फिर 1 जनवरी है या फिर आपका 31 जनवरी, दोनों में से एक आंसर है, ए या बी? बताइएगा। सी नहीं है, सी तो है ही नहीं, मैंने सी को तो पहले ही कट कर दिया। सी और डी ये दोनों तो है नहीं, जनवरी में ही 2 डेट है, वो बताइए आप फटाफट से। बी, 31 जनवरी। ए और बी पे तो दोनों पे आंसर आ रहे हैं, बताइएगा। ए और बी तो दोनों ही हो गए। ए, रविंदर बी, सुमन ए, मोनू ए, ए रहेगा इसका आंसर। नए साल तक, नए साल तक जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि 31 दिसंबर को हम जब नया साल शुरू होता है हमारा, तो हम उस टाइम में भी आतिशबाजी करते हैं, और शादियों का सीजन है उससे पहले, और उससे पहले हमारे जो बड़े से त्योहार हैं, तो उसलिए दिल्ली ने पहले ही इसके ऊपर पोल्यूशन के रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है कि किसी भी प्रकार का जो पटाखे पुटुके हैं, आतिशबाजी है, ना तो बिक्री होगी, ना तो कोई बेच सकता है, ना ही कोई खरीद सकता है, ना ही कोई बजा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। विश्व विजेता, इंग्लैंड के हैं विश्व विजेता
टीम के फुटबॉलर का 83 ईयर की उम्र में ही क्या हो गया जी, देहांत हो गया। 83 कम नहीं है वैसे तो, 83 साल की उम्र के अंदर इनका देहांत हो गया है। तो वो बताइए क्या है, जॉर्डन हडरसन है, रोजर हंट है, हैरी केन है, या फिर रियो फर्डिनेंड है? बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। सनी बता रहे हैं ए जॉर्डन हडरसन, बताइए। सुशील सी बता रहे हैं, पुनीत ए, दीपक दीप नसीब बी, रोजर हंट। प्रियंक प्रीति बता रही है रोजर हंट, हंट सुनील लांबा हंट, रोजर हंट ही है इसका आंसर, रोजर हंट। ठीक है, रोजर हंट जो है वो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में गुटखा पान मसाला, पता है कैंसर की जड़ है, गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है सितंबर 2022 तक? क्या वो हमारा हरियाणा है क्या? पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर हमारा प्यारा हरियाणा? क्या वो हमारा हरियाणा है क्या, बताइएगा। गुटखा है, पान मसाले पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको और आगे बढ़ा दिया गया है। सुनील लांबा बता रहे हैं अपना हरियाणा है। अपना हरियाणा है क्या या अपना बिहार है? बिहार में तो गुटखा वगैरह बंद हो नहीं सकता, इसको तो छोड़ दो आप। बिहार तो बिल्कुल नहीं बनेगा, उनकी तो दिन की शुरुआत ही कहीं गुटखे से ही होती है। अपना हरियाणा बी बता रहे हैं, झारखंड बी तो है नहीं, बिहार में तो नहीं है। हरीश बता रहे हैं हरियाणा, रविंदर हरियाणा, डी बी पे चल रहा है, बी को काट दो, बिहार नहीं है आंसर। पुनीत पांगा हरियाणा, हरियाणा ही रहेगा, ठीक है, हरियाणा आंसर रहेगा आपका, हमारा प्यारा हरियाणा। ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा में जो है जो पान सुपारी गुटखा जो है उसका जो प्रतिबंध है उसको कब तक बढ़ा दिया गया है? तो आपने क्या बताना है कि वो सितंबर 2022 तक, ये क्वेश्चन घूम के आ सकता है, क्वेश्चन रोटेट हो जाते हैं। तो सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया, किसका बढ़ा दिया गया? एक तो गुटखा हो गया, एक पान मसाला हो गया, इस पर। ठीक है, सेहत के लिए खराब है वैसे भी, सबके ऊपर सब कुछ लिखा होता है लेकिन फिर भी हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग में 26 सितंबर 2021 को, 26 सितंबर 2021 अभी लेटेस्ट ही था हमारा, अभी गया है, तो पहले पामेटम का उद्घाटन किया है, पहले पामेटम का उद्घाटन किया है, कौन सा राज्य है? बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है या फिर पंजाब है? बताइएगा क्या आंसर रहेगा इसका। वन विभाग ने, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसने उद्घाटन किया है पहले पामेटियम का, बताइए। उत्तराखंड, अनु चौधरी सी बता रहे हैं, कुसुम देवी सी। देखिए क्लास तो 2 बजे स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड, और अभी 1 घंटा और चलेगी। उत्तराखंड, उत्तराखंड रहेगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है उत्तराखंड। चलिए आगे करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? जो हमारे यूएनए के इंटरनेट के गवर्नेंस फोरम में किसको सौंपी गई है? इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। 2021 में कौन रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव किसको चुना गया है? पूर्णिमा तिवारी, कोमल तिवारी, मनोज अग्रवाल या फिर प्रमोद सचदेवा? बताइएगा। इस बार महिलाएं हैं, बहुत सारी जगह नेतृत्व कर रही हैं, तो बताइएगा इसको। पूर्णिमा तिवारी है, कोमल तिवारी, मनोज अग्रवाल या फिर प्रमोद सचदेवा? कोमल तिवारी। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके अंदर हमारे जो 2 मेल हैं,
इनको तो हटा दो। आपके दो फीमेल जो है ना, पूर्णिमा तिवारी और कोमल तिवारी, इन दोनों में से आंसर है, या तो ए रहेगा या बी रहेगा। अब बताइए। सोमबीर बता रहे हैं ए, अमन ए, कोमल तिवारी। कोमल और पूर्णिमा दोनों में से एक ही रहेगा। ए या बी, किसको लोक लगाया जाए? सोमबीर ए बता रहे हैं, नसीब सी। नहीं, सी तो आएगा ही नहीं ना, ये दोनों तो है ही नहीं। पुरुष तो नहीं है, महिला में से ही कोई है। तो दो आंसर में से बता दीजिए। सोमीन दो, ए रहेगा पूर्णिमा तिवारी। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो पूरन है। ठीक है। पूर्णिमा तिवारी को 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका मिला है। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त यूएनओ इंटरनेट गवर्नेंस के फोरम में देश का प्रतिनिधित्व करने का। चलिए आगे करते हैं अगला। आरबीआई। आरबीआई, आप सबको पता है आरबीआई के बारे में। आरबीआई बैंकों का लाइसेंस रद्द भी कर सकता है, बैंकों के ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है अगर वो उसकी गाइडलाइन को पूरा नहीं करते हैं। गाइडलाइन कौन सी है? बैंकों को कहा जाता है सीआरआर को पूरा करो, एसएलआर को पूरा करो, नहीं तो मैं आपका लाइसेंस रद्द कर दूंगा। और जो हमारे जो ग्राहक हैं उनको जो लोन वगैरह देना है, उसमें भी जो सारी सुविधाएं हैं वो लोगों को दी जाए। साथ ही साथ जो हमारी जो गोपनीयता है, जो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको वो कहीं भी लीक नहीं करेंगे। तो एक और बैंक ने गड़बड़ कर दी और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया आरबीआई ने। नियामकीय अनुपालन यानी कि उनके रूल एंड रेगुलेशन को पूरा नहीं किया। तो हाँ, बिल्कुल नीरज सही है। ये मैं बताऊंगी 2-3 क्वेश्चन आपको। तो एक्सिस बैंक है जिसके ऊपर जुर्माना लगा है, आरबीएल है या एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई, कौन से बैंक के ऊपर अभी अभी बिल्कुल रिसेंटली जुर्माना लगाया गया है, वो बताइएगा। आरबीआई में साथ साथ कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। 1 अप्रैल 1935 को काम करना शुरू करा, 1934 के अंदर एक्ट बन गया था। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब राष्ट्रीयकृत हुआ था? 1949 के अंदर। सबसे पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? 1949 के अंदर हमारा आरबीआई हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई से क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी जो इसके गवर्नर हैं वो कौन से हैं? शक्तिकांत दास जी हैं, वो इसके गवर्नर हैं। और हमारा जो एसबीआई है वो सबसे बड़ा बैंक है पूरे भारत के अंदर। 1955 के अंदर उसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आप इसका बताइएगा कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रूल एंड रेगुलेशन को पूरा नहीं करा। अंजीरिया नमस्ते। तो बताइएगा कौन सा है ऐसा बैंक जिसने रेगुलेशन को पूरा नहीं करा और अब उसके ऊपर फाइन लग गया है? एक्सिस। सोमवीर भी बता रहे हैं, अमन बी। बी के ऊपर ज्यादा आंसर आ रहे हैं। चलो फिर हम भी बी को ही लॉक कर देते हैं। आरबीएल बैंक ही है जिसके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना रिसेंटली लगा है। ठीक है। उससे पहले अभी कुछ टाइम पहले बजाज फाइनेंस के ऊपर भी लगा था। बजाज जो कंपनी है, बजाज फाइनेंस, उसके ऊपर भी जुर्माना लगा था, 2 करोड़ का लगा था। वो भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर है आगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहली महिला के बारे में। देखिए, महिलाएं इस टाइम अगर कहा जाए तो हर चीज में टॉप कर रही हैं। यूपीएससी के अंदर भी टॉप 3 के अंदर महिलाएं ही आई हैं। तो महिलाओं का अब तो एनडीए के अंदर भी कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर महिलाओं को शामिल किया गया है? तो एनडीए है वो। एनडीए के अंदर भी है महिलाओं के लिए जो है वो पोस्टें रखी गई हैं, उनका जो वहां पर एडमिशन किया जा सकता है। उनके लिए अलग से क्या है, असेंबली जो है क्लासेस वगैरह स्टार्ट की जाएंगी, सेंटर खोले जाएंगे महिलाओं के लिए। तो पहली महिला स्पीकर गुजरात के अंदर विधानसभा में, गुजरात की विधानसभा में पहली महिला स्पीकर है, वो किससे चुना गया है? तो लड़कियों का तो ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर है, मीनाक्षी लेखी, किरण खेर या फिर नीमा बेन आचार्य? बताइएगा गुजरात के अंदर पहली जो है महिला स्पीकर वो कौन बनी है? और एक और क्वेश्चन और बता दीजिएगा, हरियाणा के अंदर जो हमारा जो लिंग अनुपात है वो कितना है? अब साथ साथ महिलाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपके लिए।
आप लोग बताइएगा कि महिलाओं का जो लिंग अनुपात है महिला पुरुष का हमारे हरियाणा के अंदर वो कितना चल रहा है, बताइए। 922। देखिए अलग अलग आंसर दे रहे हैं आप, 935 बता रहे हैं, कोई 947 बता रहा है। वैसे पहले से तो ग्रोथ हुई है, पहले का क्या था हमारा, 879 था, काफी टाइम तक 879 ही रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योगदान, बेटियां सब कुछ हैं, उसके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। तो अब 921 और 922 बोला जा रहा है, 921 या 922 के करीब जो है वो हमारा लिंग अनुपात पहुंचा हुआ है। अगर हम हरियाणा में इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो ये आ जाता है। हाँ बिल्कुल। अब इसका आंसर 935 का लक्ष्य रखना है, 21 और 22 के बीच में ही आता है। अभी अभी यही कहा जा रहा है, लेटेस्ट जो है रोहतक का, अच्छी बात है। तो नीमाबेन आचार्य जो है वो पहली गुजरात की महिला स्पीकर बन चुकी हैं विधानसभा की, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। महिला स्पीकर, पहली महिला स्पीकर कौन बन गई है, नीमाबेन आचार्य जो है पहली महिला स्पीकर है। चलिए एक और क्रिकेट से रिलेटेड है। किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने बेस्ट क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जोस बटलर है, सैम बिलिंग्स, माइंस अली या फिर आदिल रशीद, बताइएगा किसने संन्यास ले लिया ऑलराउंडर क्रिकेट्स में से। मोइन अली, जोस बटलर है, सैम बिलिंग्स या फिर मोइंस अली या फिर आदिल शहीद। ठीक है, मोइन अली ही इसका आंसर रहेगा। मोइन अली ने क्या किया है, संन्यास ले लिया, किससे, ऑलराउंडर क्रिकेटर के क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया, अब नहीं वो खेलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे यहाँ पर लग रही हैं, आप सबने भी वैक्सीनेशन करा लिया होगा। वैक्सीनेशन के बारे में बड़े बड़े कैंप लगे हैं इस टाइम में, संडे को भी और बाकी वर्किंग डेज के अंदर भी। तो कोविशील्ड और कोवैक्स दोनों ही हमारे यहाँ पे लग रही हैं। तो कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता कौन से देश ने दे दी है, इटली है, जापान, रूस और चीन। हमारे देश के अंदर तो लगी रही है, कोवैक्सीन भी लग रही है और कोविशील्ड भी लग रही है, बताइएगा कौन से देश को। इटली ने दे दी क्या, इटली ने मान्यता दे दी है। और एक और क्वेश्चन है, अभी बच्चों को जो बताया जा रहा है तीसरी लहर के लिए, तो कितने साल के बच्चों के लिए इंजेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, कितने साल के बच्चों के लिए इंजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, बताइएगा। फाइजर जो है, फाइजर और मॉडर्ना, फाइजर और मॉडर्ना बच्चों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है। तो एक तो फाइजर और एक मॉडर्ना। 16 साल से 14, 14 साल तक के, बताइएगा कितने साल तक के बच्चों को इंजेक्शन पूरे के पूरे लगाने की घोषणा की गई है कि 16 साल तक के बच्चों को दिसंबर में पूरे इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन है, जो हमारी जो सबसे पावरफुल वैक्सीनेशन है कौन सी, स्पुतनिक के नाम से है, वो किसने बनाई थी, स्पुतनिक। स्पुतनिक वैक्सीन सबसे पहले कौन से देश ने बनाई थी, इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, इसका आंसर दिए जा रहे हो क्या, रेबिस डे का। स्पुतनिक वैक्सीन है वो कौन से देश ने बनाई थी, इंपॉर्टेंट है ये वाला कि पहली सबसे पहली वैक्सीनेशन कौन सी थी, स्पुतनिक, और वो रशिया ने बनाई थी, ठीक है। हाँ, विश्व रेबिस डे कब मनाया जाता है
हम लोग कई बार चलते चलते गली में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया, कभी बंदर ने काट लिया, कभी बिल्ली ने काट लिया, तो हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, इंजेक्शन लगवाओ, आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, आपको क्या ना हो जाए, रेबीज ना हो जाए। यही होता है ना। अगर बंदर काट लेता है, कभी कोई कुत्ता काट ले, कोई बिल्ली काट ले, तो कौन सा डे है ये, रेबीज डे, विश्व रेबीज डे। कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, 28 सितंबर, 15 मार्च या फिर 20 जुलाई। बताइएगा। 28 बता रहे हैं, 28 है क्या, सही है क्या ये? कर दें इसको? बिल्कुल सही है, 28 सितंबर को मनाया जाता है। और रेबीज किसके काटने से होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है फिर। ठीक है, करें आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ड्रोन संचालन के लिए भारत सरकार ने ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी कर दिया है। वो तारीख कौन सी है बताइए। ड्रोन संचालन के लिए भारत देश ने एक नक्शा जो है वो पारित कर दिया है, तो वो कौन सी देश है? हाँ, साइंस डे है। वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइंस डे जो है, विज्ञान दिवस जिसको बोला जाता है, विज्ञान दिवस, वो भी 28 सितंबर को ही होता है। चमत्कारी दिवस भी बोला जाता है, क्योंकि विज्ञान जो है वो चमत्कार करती रहती है। हाँ। बताइएगा। 14 सितंबर, 12 सितंबर, 24 सितंबर या फिर 28 सितंबर। इसमें तो काफी सारे सितंबर के ही आ गए। अब इसका आंसर दो सन्नी, बताइए। इसमें तो सारे सितंबर हैं। अब जो आप बात कर रहे हो कि जो पूछ रहे हो, इसमें से सितंबर ही रहता है, तो इसका बता दो। 24 या 12? 12। 24 सितंबर जो है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, विज्ञान दिवस 28 सितंबर को, रेबिस दिवस 28 सितंबर को। समलैंगिक विवाह के लिए मंजूरी कौन से देश ने दे दिए है? यूरोपीय देश में। ये देखिएगा, भारत के अंदर तो पहले ही इसके लिए बोल दिया गया। समलैंगिक के ऊपर जो कानून पास है वो तो हमारे देश में तो हो चुका है। तो अब बताइएगा, इंग्लैंड है, जर्मनी, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड, किसने देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया गया है? जनरली यही माना जाता है कि इलीगल है, लेकिन अब कौन से देश में? सनी सही कह रहे हैं, नीदरलैंड था। और हमारे भारत में इसकी मंजूरी मिल चुकी है, ये आपको लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। अब स्विट्जरलैंड हो गया, पहले नीदरलैंड था। ठीक है, पहले कौन सा था? नीदरलैंड, और अब ये स्विट्जरलैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र सरकार ने रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर जो रिसर्च है उसको बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने परसेंट घटा दिया है? मतलब जब हम किसी भी चीज की रिसर्च करते हैं शिक्षण संस्थान के अंदर, जो पीएचडी वगैरह जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं, आगे फर्दर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसके ऊपर उनको एक पेटेंट कराना पड़ता है कि मैंने अगर मान लो कोई रिसर्च करी है तो मुझे वो फीस देनी पड़ेगी। और वो रिसर्च की फीस इतनी होती है तो हम लोग कई बार उसको पेटेंट नहीं करा पाते हैं। तो वो अब घटा दी गई है, तो वो कितनी घटा दी गई है? 50% है, 80%, 40 या फिर 20% तक शिक्षण संस्थानों में, एजुकेशन सेंटर के अंदर रिसर्च के लिए पेटेंट शुल्क, पेटेंट की जो फीस लगती है, कॉपीराइट लेने के लिए एक फीस लगती है, उसे कितना कम कर दिया गया है? 80%। रिया भी 80 कह रही है, महेंद्र भी 80 कह रहे हैं, और बताइएगा। 80 या 40%? 50% नहीं है क्या आंसर? 80% तक कम कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं।
पेटेंट शुल्क को कितना कम कर दिया गया है? 80% तक। किसने कम कर दिया है? एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उन्होंने। ठीक है, आगे करें अगला क्वेश्चन। ये भी रक्षा मंत्रालय के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अंदर ये नाम पूछ लिया जाता है कई बार। रक्षा मंत्रालय जो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अर्जुन टैंक MK-A1 का जो है व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर दिया है। तो वो बताइए कितने अर्जुन टैंक का? क्वेश्चन इसमें से 3-4 घूम के आ रहे हैं। 118 है, 125 अर्जुन टैंक है, 135 है या 145? इसमें 3 क्वेश्चन आपके घूम के आ रहे हैं। एक तो ये अर्जुन टैंक, जिसका नाम क्या है अर्जुन टैंक का? MK-A1A, MK-1A, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को, कौन सी फैक्ट्री को दिया गया है, वो कहां पर स्थित है? तो वो चेन्नई में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका घूम के आ सकता है। और कितने का ऑर्डर दिया गया है? तो वो है एक तो 118, 125, 135 या फिर 145। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कभी कभी तो इसका नाम ही पूछ लिया जाता है कि इसका नाम क्या है। तो MK-1A, अर्जुन टैंक MK-1A, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। MK-1A जो है वो है इसका हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई में, इसका ऑर्डर भी दिया है। तो वो बताइएगा। सन्नी बता रहे हैं 118, लखन 118, रिया भी 118 बता रही हैं। बाकी बाकी कहाँ गए? बाकी किसी को नहीं पता क्या आंसर? नरेंद्र एक भी 118 बता रहे हैं। चलिए फिर 118 कोई लोग लगा देते हैं, 118 ही आपका आंसर रहेगा। 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। चेन्नई, अर्जुन टैंक MK-1A और भारतीय सेना के लिए 118 अर्जुन टैंक का जो है वो ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, करें आगे। उसके बाद चरणजीत चन्नी। चरणजीत चन्नी जो हैं अभी फिलहाल बहुत चर्चा में चल रहे हैं। पंजाब के अंदर बिल्कुल तख्ता पलट हो गया एकदम से। हम जो अमरिंदर सिंह जी हैं उन्होंने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। मुद्दा तो काफी टाइम से गरमाया हुआ था। तो अब उन्होंने नया मुख्य सचिव जो है वो किसको नियुक्त किया है? बताइए। प्रमोद तिवारी हैं या फिर मोहन अग्रवाल, अनिरुद्ध तिवारी, विमल सिंह? किसको राज्य का मुख्य सचिव, मेन सेक्रेटरी कौन बन गया है? पंजाब है, ये तो हो गया आंसर। पंजाब आंसर है, पता है हमें। पंजाब वाला क्वेश्चन तो हो गया। चरणजीत सिंह चन्नी इंपोर्टेंट है, दलित समाज से हैं, वोट बैंक के लिए इनको बहुत अच्छा मतलब कि चुना गया है। भाजपा कोशिश कर रही थी लेकिन चुने ये गए, कांग्रेस वालों ने पहले ही कर दिया काम। तो बताइएगा इसके लिए। प्रमोद तिवारी, तिवारी तिवारी में से एक है आपका। अब बता दीजिए, एक ये ऑप्शन आपका और एक ये ऑप्शन, ये दोनों तो है नहीं। मोहन अग्रवाल और विमल सिंह नहीं है, अनिरुद्ध तिवारी है या प्रमोद तिवारी है? अब ये बता दो। रिया सी बता रही है अनिरुद्ध तिवारी, बी तो सी, बतेरी भी सी बता रही है। राहुल 3-3 चलिए कर देते हैं फिर इसको भी। अनिरुद्ध तिवारी को नया जो है सेक्रेटरी बनाया गया है, ठीक है, मुख्य सचिव। चलिए आगे कर, ए नहीं आएगा, सी आएगा इसका आंसर। अब है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अभिनेता, अभिनेता यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर के पद पर, मानद कमांडर के पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है उसको। तो बताइएगा, डैनियल क्रेग है, पियर्स ब्रॉनसन है या फिर शाहरुख खान, जैक ब्लेक? बताइए कौन रहेगा इसका? डैनियल क्रेग, पियर्स ब्रॉनसन, शाहरुख खान या फिर जैक ब्लैक? ए बता रहे हो? रिया भी ए बता रही है, प्रियंका ए, राजेंद्र ए, अरिजीत कुंडू ए। ठीक है, फिर तो डैनियल क्रेग ही इसका आंसर रहेगा। डैनियल क्रेग। क्वेश्चन घूम के कैसे आ जाएगा? यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में, रॉयल नेवी
ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मानद कमांडर के पद पर, कौन से पद पर है, मुख्य कमांडर के उसके हो गया। हाँ, तो ठीक है, ये ध्यान करना, मानद जो है, मानद कमांडर, ये ध्यान करना आप। और रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम, ये 3-4 क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं कि भी डैनियल क्रेग को किसका जो है वो किसको मानद कमांडर के पद पर चुना गया है। क्वेश्चन घूम फिर के आने तो यहीं से हैं, तो हमने पूरे क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है और हमने आंसर पर भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो इसका आंसर आपको तो आता होगा, फटाफट से आंसर दे दीजिए अगर आप लोग सभी। हाँ, संदीप नमस्कार, जींद से हैं आप, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जींद से, जींद वालों को मेरी तरफ से राम राम, पूरे हरियाणा वालों को, पूरे भारतवासियों को। ये जो सीरीज है वो सभी को पेपर के लिए, आपके जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम है सबके लिए रेलिवेंट है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो आप, हरियाणा के एचएसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, किसी की, करंट अफेयर आना ही आना होता है, तो करंट अफेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तैयारी कीजिए, लगे रहिए। अच्छा, वीडियो को लाइक करना है आपने, और कमेंट भी कर सकते हैं आप। और साथ के साथ हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एडमिशन के लिए। अभी हमारा जो है स्कीम चली हुई है, इसके अंदर क्या है कि एक कोड लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा हुआ है वो। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप उस कोड को यूज करेंगे तो 20% का आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ एक और बात भी है, हमारे लगभग 8 एचएसएससी के जो बैच हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, नया बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर एक और मैं पॉइंट आपको बताऊं, एसआई का एग्जाम के अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो उनके कमेंट आपने देखे भी होंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उनका कि जो क्वेश्चन जैसा सिलेबस करवाया था रेलिवेंट क्वेश्चन उसी टाइप के ही आए थे। सेम तो मैं नहीं कहूंगी, ऐसा तो कहने से बात नहीं बनती, लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो ध्यान रखिएगा, आप इसका भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। छूट लेना चाहते हैं तो उसका कोड है, आप उसको यूज करके उसको भी ले सकते हैं। चलिए बताइएगा, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसका आंसर आपका सही आना चाहिए। संजय अग्रवाल है, राहुल सचदेवा, मोहन अग्रवाल या फिर अलका नागिया अरोड़ा। सह प्रबंधक निदेशक नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री के लिए किसको चुना गया है? अलका, रजनीश यादव अलका बता रहे हैं, आनंद भी डी बता रहे हैं, रिया, अर्चू, सही है बिल्कुल, अलका नागिया अरोड़ा। ठीक है, आगे करते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, इसका आंसर भी आपको आता होगा, मैंने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलों में से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? फटाफट से, इसके तो ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आंसर आपका आना चाहिए। ऋषभ पंत हैं, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा या फिर विजय शंकर? बताइए। रोहित शर्मा, हाँ बिल्कुल सही है, रोहित शर्मा है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 बार भी रिवाइज हो जाते हैं। अब एक और है, किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? देखिए, इस टाइम का ट्रेंडिंग एक और टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक, जो पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल हमारा 100 को पार हो चुका है, तो हर कोई क्या चाहता है कि अब हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो मिल जाएं। लोगों ने अपनी जो एक्टिवा वगैरह जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल हैं उसको कन्वर्ट करना शुरू भी कर दिया है, तो उनको शुरू करेंगे तो क्या है जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, उसमें से एक राज्य के अंदर फिलिंग स्टेशन जो है, चार्जिंग स्टेशन खुल गया है। और साथ के साथ कुछ पॉइंट्स और भी हैं, पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो बताऊंगी। बताइएगा, कहां पर वो खुला है चार्जिंग का, दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया, हाल ही में ही हुआ है। रोहित शर्मा तो हो गया, इसका आंसर दीजिए। बी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ठीक है।
इस टाइम हमारी भारत सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन को मोटिवेट करने के लिए, उसकी सेल को बढ़ाने के लिए क्या किया है जी, जीएसटी के अंदर, जीएसटी पहले कितना था, 28% लगा जाता था ई व्हीकल्स के ऊपर, और अब उसको जीएसटी को घटाकर कितना कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी देने की बात करी है कि जीएसटी तो आपका 5% लगेगा और आपको क्या मिलेगी, सब्सिडी भी मिलेगी। वो सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी, लगभग 30%। ठीक है, ये दो तीन क्वेश्चन है। जीएसटी घटाकर पहले कितना था, 28 था, उसे घटा के 5% कर दिया, और जो सब्सिडी है वो कितनी मिलेगी, 30% मिलेगी। और साथ के साथ सबसे ऊंचे वाहन का जो है वो चार्जिंग स्टेशन, मतलब अब हम कभी रास्ते में जाकर हमें पता लगा कि हमारी तो बैटरी हो गई डाउन, बिजली का कहीं से कुछ सोर्स मिल नहीं रहा, तो इस तरह के अगर आप उस एरिया में जा रहे हैं तो आपको चार्जिंग स्टेशन पे आपकी जो बिजली है, जो आपकी जो बैटरी है, वो चार्ज करने का मौका मिल जाएगा। और आने वाले टाइम के अंदर ऐसा ही होगा, जैसे आप लोग पेट्रोल के लिए लाइन में लगते हो ना, इसी तरह से ही आपको इसमें भी क्या होगा कि चार्जिंग के लिए अलग अलग जो है वो बने होंगे प्लग, और आपको जाकर वहां पर क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग करवानी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है, भूखमरी की बात करें तो भूखमरी सच में भगवान कभी किसी देश में, किसी घर में कभी भी ना दे। भूखमरी के लिए 16 मिलियन लोग जो हैं इस देश के अंदर, ऐसा कौन सा देश है? रिया आपने तो बहुत सारे हाथ जोड़ दिए, थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो थैंक यू। तो बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ गए हैं, यानी कि उनके पास खाना नहीं है, एक टाइम का खाना भी नहीं बन पाता उनके लिए। तो वो कौन से देश हैं? यमन है, सीरिया है, ईरान है, या फिर इराक है? बताइए। यमन, सीरिया, ईरान या फिर इराक? यमन। देखिए, ईरान और इराक तो हो ही नहीं सकता, तेल के कुएं हैं, वो तो पूरा अपना फुल कमा रहे हैं, उनको तो भूखमरी तो हो नहीं सकती, पैसा बहुत है। हाँ, वहां पर फसलों का कुछ भी सिस्टम नहीं है, लेकिन वो तो आयात कर सकते हैं। तो फिर बचे कौन से देश, सीरिया या फिर यमन? ठीक है, ए या बी? ए बी में अभी भी बी में ऑप्शन आ रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस देसवाल बी बता रही हैं। बी, ये रहेगा आंसर इसका, यमन। भूखमरी की ओर 16 मिलियन लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा। देखिए, जो बोल नहीं पाते हैं तो उनके लिए जो डीफ एंड डम होते हैं जैसे, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, इशारों से समझाएंगे। अब इशारे से समझाने के लिए भी एक दिवस है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। जब हम किसी चीज को साइन करके बताते हैं, जैसे इशारे करके, ऐसे करके, इस तरह से, आपने न्यूज भी देखी होगी, तो उनका भी एक दिवस है। कब वो मनाया जाता है बताइएगा, 23 सितंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च या फिर 21 जुलाई? ए, रिया का ए आ गया, सुनील का, विकास का ए, लखन 23 सितंबर, सुमन, प्रियंका, रजनीश, बतेरी, 23 सितंबर। ये दिवस तो बिल्कुल रट लो आप लोग, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। रेबीज डे कब था, 28 सितंबर को। साइंस डे कब था, 28 सितंबर को। और अब एक फिर सितंबर का ही आ गया ऑप्शन, बिल्कुल सितंबर का आ गया। सुनील, सनी सही कह रहे हो, ये वाला भी ठीक है। देखिए, जिस महीने के हम लोग करंट अफेयर कराते हैं उसके अंदर जैसे मान लो अप्रैल का है तो अप्रैल के काफी सारे करंट अफेयर के डेज जो हैं वो हमने बता दिए। हाँ, हर डे 29 सितंबर को है, सही है। अब एक और बात है,
जो डेल्टा कोविड है, अलग अलग नाम है, पहले क्या आया, कोरोना का वेरिएंट आया था, फिर डबल वेरिएंट आया, अब डबल वेरिएंट के बाद तीसरे वाले का क्या नाम रखा गया है, तो उसका है डेल्टा कोविड। डेल्टा कोविड वेरिएंट, डेल्टा कोविड वेरिएंट। तो ये कब है बताइए, कितने देशों में ये फैल चुका है? 150 देशों में अब तक फैल चुका है, 185 में फैला, 140 में, या फिर 120 के अंदर, बताइएगा। 185 प्लस, रजनीश बता रहे हैं 185 प्लस है मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया। बतेरी भी 185 बता रही है। हाँ, 185 प्लस देशों में ये फैल चुका है, तीसरी लहर आ चुकी है। ठीक है, करें आगे, अगला देखिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी एक बार आ चुका है, अब आप लोगों का बिल्कुल सही होना चाहिए। 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश, यानी कि इंपोर्टर बोल सकते हैं, इंपोर्टर, सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन बन गया है? जो 2050 तक सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा, तीसरा, बताइए। इंडिया, हमारा प्यारा भारत देश, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे चलिए। ये भी बताइएगा। एडीबी बैंक ने हमारे देश की जीडीपी को लगभग कितना परसेंट बताया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है ये जीडीपी के बारे में, क्योंकि जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं कि कितने जीडीपी की संभावना है। तो कितने हैं, 10% है, 15, 8 या फिर 12? पहले कितना लक्ष्य था? 11%। और अब कितना हो गया हमारा लक्ष्य? तो अभी भी हमारा 11 ही है, लेकिन घटकर कितनी हो चुकी है हमारी? 10%। कई जगह 9.6 है, वो ध्यान रख लेना। अगर 9.6 आता है तो आप पहले 9.6 को ही टिक करोगे, नहीं तो आप 10% को करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अब है, केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के गैर कर्मचारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक जो है वो अध्यक्ष हैं, उनको कितने कार्यकाल के लिए और दोबारा से बढ़ा दिया गया है? उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने या फिर 10 महीने। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया, और एक क्वेश्चन ये बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कौन है? तो वो उदय कोटक है। उदय कोटक कौन से? कोटक बैंक वाले जो हैं, जो कोटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो जो उनके सीएमडी हैं, वो उनका कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, बताइएगा। 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने या फिर 10 महीने? 6। शिवानी बता रही है 6। रिया, रजनीश, सनी, खेल खिलाड़ी, मनीषा, 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इसमें से दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके। एक तो उदय कोटक कौन है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के कौन है जी? निदेशक हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब एक है इसके अंदर, अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी जो हैं उनको कितने डॉलर अतिरिक्त की जो है मदद करी है, बताइएगा। 120 मिलियन डॉलर, 180 मिलियन डॉलर की मदद की पेशकश की है, या फिर 110? अमेरिका ने म्यांमार से जो शरणार्थी आ रहे हैं वहां पर म्यांमार से, तो उनमें शरणार्थियों को मदद करने के लिए कितने डॉलर की जो है पेशकश करी है? 120 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 180, 100 या फिर 110? 180? 180 मिलियन डॉलर, 180 मिलियन
डॉलर रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अब है फसाई, जो कि हमारे फूड के लिए जो भी हम खाना पीना करते हैं, पैकेट बंद चीजें हैं, उसके ऊपर हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, जो एक अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो किसकी है? फसाई की है। आपने देखा भी होगा, एक नंबर लिखा होता है किसी भी खाने पीने की चीज पे, बिस्कुट के पीछे, इसके पीछे। तो उसके अंदर ये बताया कि भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। तो बताइएगा। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो लाइसेंस देता है खाने के लिए, परमिट करता है कि ये जो पैकिंग है, इसके अंदर जो खाना है, जो उनका जो इंग्रेडिएंट्स है, वो सही है या नहीं है, आप लोग उसको खा सकते हो या नहीं खा सकते। तो उसके लिए फैट फ्री जो है, फैट फ्री कब बन जाएगा? औद्योगिक फैट फ्री कब बनेगा? ट्रांस फैट जो है वो फ्री कब बन जाएगा? 2022 है, 23 है, 24 है, या फिर 25 तक? कब तक उम्मीद है? सनी बहुत बढ़िया। फसाई का एक 2006 का है, हाँ सही है। बताइए। 2022, 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। जो ट्रांसफैट जो होता है हमारा, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए ये बताया हुआ है। फिर है फाइजर के लिए। फाइजर का मैंने बताया ही था। जो फाइजर इंजेक्शन है वो किसके लिए है? बच्चों के लिए है। तो उनके लिए खुराकें खरीदने और टीकाकरण के लिए जो है आईएमएफ, 10 करोड़ का जो कर्जा लेने का जो फैसला करा है, यानी कि आईएमएफ से वो लोन लेंगे। कौन लोन लेने वाला है? भारत लेगा क्या लोन आईएमएफ से? नेपाल लेगा, पाकिस्तान लेगा, या श्रीलंका? बताइएगा। आप इसका आंसर बताइए, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको आईएमएफ के बारे में भी बताऊंगी। फिर श्रीलंका है क्या? श्रीलंका। पाकिस्तान को तो क्या आईएमएफ लोन देने ही नहीं वाला, जो हाल है उसका। भारत लोन नहीं ले रहा है अभी तो नेपाल और श्रीलंका में से ऑप्शन रह गया। भारत पाकिस्तान तो है नहीं। बताइएगा। श्रीलंका। श्रीलंका ही रहेगा इसका आंसर। और आईएमएफ है क्या हमारा? आईएमएफ की फुल फॉर्म, आईएमएफ कौन होता है? ये लोन कैसे दे देगा ये? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये क्या करता है? लोन देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बिल्कुल बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है उसको कंट्रोल करता है। और हमारे देश की, हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी भी ये मदद करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब आया था? आईएमएफ, ये भी बता दीजिए एक बार। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? बताइए। शॉर्ट लोन नहीं देता सुमन, लोन तो ये पूरे देशों को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है। हाँ बहुत बढ़िया। 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी आईएमएफ की। इंपॉर्टेंट है ये भी कि इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है वो भी बता दीजिए। हेड ऑफिस आईएमएफ का बताओ फटाफट, कहाँ पर है आईएमएफ का हेड ऑफिस? हाँ रजनीश, 1945 के अंदर हुआ था। हाँ अमेरिका वॉशिंगटन में, जो अमेरिका के वॉशिंगटन में ब्रिटेन वुड के अंदर, सही है, वॉशिंगटन डीसी जो है, ब्रिटेन वुड्स के अंदर वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है। इंपॉर्टेंट है ये भी, आईएमएफ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, इसके फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, और कई बार इसका वो काम पूछ लिया जाता है कि ये क्या काम करता है। तो ये हमारे विदेशी, जो हमारा जो आयात और निर्यात होता है उसका ख्याल रखता है, उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए।
लोन वगैरह देता है। क्वेश्चन तो आपके। हाँ, नीरज कुमार, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं आप बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है, वैसे तो रिपीट ही है ये क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किस देश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर, इंटरनेशनल जो है पॉलिसीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो है अपना प्रभाव डालने के लिए, शामिल होने के लिए आवेदन किया है? कौन सा ऐसा देश है जो कहां पर एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड, एशिया पैसिफिक ट्रेड, फ्री ट्रेड के अंदर शामिल होने के लिए कौन सा देश है? ये क्वेश्चन वैसे आ चुका है पहले, रिपीट है एक बार, फिर भी बता दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोबारा से रिपीट हो गए हैं। नेपाल है, जापान है, पाकिस्तान है या फिर चाइना है? रजनीश बता रहे हैं चाइना। बिल्कुल चाइना ही रहेगा इसका आंसर। ये बताइएगा, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनुपम खेर या फिर अजय देवगन? हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन डायरेक्टर के लिए डॉक्टरेट की मानक उपाधि, डॉक्टरेट की मानद उपाधि जो है वो किसको मिली है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे भारत के ही जो है अभिनेता हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनुपम खेर या अजय देवगन, किसको? की सी, अनुपम खेर हैं उनको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है कि किसकी उपाधि मिली, तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। डॉक्टर मानद उपाधि का मतलब क्या होता है कि आपने वो डिग्री तो नहीं की हुई, इन्होंने पीएचडी तो नहीं करी, लेकिन इन्होंने काम इतना अच्छा करा कि हम इनको वो उपाधि दे सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए है अनुपम खेर। और हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने दी है ये वाली उपाधि, ठीक है? किसके लिए दी है? हिंदू अध्ययन में, हिंदू अध्ययन के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, हिंदू अध्ययन के अंदर अनुपम खेर को उपाधि मिली है डॉक्टरेट की। वैसे तो कोई पीएचडी करता है या फिर अपना एमबीबीएस और ये सब करते हैं तो डॉक्टर लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा काम करने पर भी मानद उपाधि जो है वो कोई भी सरकार, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी कैंडिडेट को दे सकती है, तो वो उपाधि उनको मिली है। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। फिर है, किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय, शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर घोषणा कर दी है? कौन सी राज्य सरकार ने, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है उसके लिए नाम जो है वो कौन सा रख दिया? शंकर शाह।
पहले छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी थी, अब शंकर शाह होगी। मध्य प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है या फिर तमिलनाडु है, बताइएगा। मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर तमिलनाडु। एमपी। चाय पी लो। नहीं, चाय तो मैं पीऊंगी, चाय तो मेरी रखी हुई है, टेंशन ना लो आप। बस 10-12 मिनट की क्लास है। प्रदीप बता रहे हैं एमपी, रजनीश भी एमपी बता रहे हैं, लास्ट वेंचर एमपी, शंकर शाह हाँ, राहुल भी एमपी। एमपी पे लोग लगा दूं क्या? दिया। एमपी, ठीक है, एमपी ही है, मध्य प्रदेश का। फिर ये है जी, पीआरओ, सीमा सड़क संगठन ने आरसीसी कंपनी की कमान की पहली बार किस महिला को सैन्य कमांडर की जो है वो रोल दिया गया है, उसको कमांडर की सौंपी गई है, वो बताइएगा। सीमा संगठन के बीआरओ ने आरसीसी कंपनी की जो कमान है वो पहली बार दे दी है, बताइएगा। मेजर कोमल है, प्रियंका, मेजर आईना या फिर मेजर कविता। सीमा सड़क संगठन, बीआरओ ने, बीआरओ, आरसीसी कंपनी की जो पहली जो कमांडर की उपाधि किसको दी है, बताइएगा। कोमल और प्रियंका ये तो है नहीं, ये दो रह गई है, मेजर आईना और मेजर कविता, इन दोनों में से एक है, वो बता दीजिए। सनी बता रहे हैं मेजर आईना, रजनीश भी मेजर आईना बता रहे हैं, तो मेजर आईना ठीक है क्या? कविता भी हो सकता है, मेजर कविता भी है, दोनों में से दो ऑप्शन है, दो हटा दिए मैंने। आप मेजर आईना, आईना, बताइए। प्रियंका कुंडू, सी, मेजर आईना। डी नहीं है इसका आंसर, सी ही रहेगा, मेजर आईना को है पहली बार महिला सैन्य कमांडर की जो है वो कमांडिंग करने की मौका मिला है उसको। उसके बाद एक और है आपका, फुटबॉलर की 61 साल के अंदर मृत्यु हो गई है, 81 साल के अंदर। जैक बटलैंड है, जॉर्डन पिकफोर्ड है, निक पोप है या फिर एक और है जेमी ग्रीवस। सही। फुटबॉल के जो हैं 81 वर्ष के अंदर देहांत हो गया है। बताइएगा। जिमी ग्रेवस हैं, जैक बैकलैंड है, जॉर्डन पिकफोर्ड है या फिर निक पोप या फिर जेमी, ठीक है, जेमी ग्रीवस जो है उनका 81 साल की उम्र के अंदर देहांत हो गया है। अब है जी विश्व बांस दिवस, ये कब मनाया जाता है? बॉम्बू दिवस, बांस से बहुत कुछ बनता है, बांसुरी लगा लो, झाड़ू लगा लो, बहुत सी चीजें। तो बम्बू दिवस जो है, बांस दिवस, झोपड़ियां वगैरह वो भी इसी से बनती हैं, तो वो कब मनाया जाता है? 12 मार्च है, 20 जुलाई, 18 सितंबर है या फिर 25 मई। राहुल का सही है। आर्मी स्टेटस दिया, इसका तो आपका सही आएगा, 18 सितंबर है। तो आज हमने कितने सारे दिवस कर लिए? शांति दिवस भी कर लिया, हर्ट दिवस भी कर लिया, साइंस डे भी कर लिया, रेबिस डे भी हो गया, और अब ये कौन सा हो गया? वर्ल्ड बैम्बो दिवस, वर्ल्ड बैम्बो दिवस, ठीक है, 18 सितंबर को।
अब ये बताइए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर पैन और आधार को जो डायरेक्ट हमारा जो टैक्स लगता है, जो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपका। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स को आधार से लिंक करने का टाइम बोला गया है। आधार और पैन नंबर, पैन नंबर और एक है हमारा आधार, उसको लिंक करने की जो सीमा है वो कब तक बढ़ा दी है? 31 अगस्त 2022 है, या फिर 31 मार्च 2022 है, 23 है, या फिर 1 मार्च है? ठीक है, 23 तो है नहीं और अगस्त भी नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका दो रह सकते हैं। एक तो आपका 1 मार्च रहेगा या फिर आपका 31 मार्च रहेगा, वो बता दीजिए। देखिए रिजल्ट तो बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसी अक्टूबर में ही कहा जा रहा है कि रिजल्ट आपके बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। अब रजनीश बता रहे हैं 31 मार्च, रिया बी बता रही है 31 मार्च। 20 तो कब का चला गया, या तो 1 मार्च है या फिर 31 मार्च है, दोनों में से एक है, बता दीजिए जल्दी से। ज्योति कश्यप बी बता रही हैं, प्रीति भी बी बता रही हैं, रिया बी, प्रियंका। आंसर रहेगा आपका 31 मार्च 2022 तक। डायरेक्ट टैक्स होता कौन सा है? इनकम टैक्स होता है। और जो जीएसटी है वो कौन सा टैक्स है आपका? जीएसटी वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ध्यान कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन सी क्लास है? अभी तक आपको यही नहीं पता कि क्लास कौन से सब्जेक्ट की चल रही है। करंट अफेयर की क्लास चल रही है, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी करंट अफेयर के क्लास वो हैं, वो चल रहे हैं आपके। ठीक है, हाँ। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया था? 1 जुलाई 2017। संविधान का कौन सा संशोधन? बहुत बढ़िया, संविधान का 101वां संशोधन जो हुआ था उसके तहत ये बना था हमारा जीएसटी, लागू हो गया था 1 जुलाई 2017 को। 15 को नहीं शिवानी, आपका गलत है, जुलाई 2017 है। ठीक है, ध्यान रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी वो 101 नंबर था। और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, हमारा अप्रत्यक्ष कर जिसको बोला जाता है वो है। और इसकी जो रेट हैं वो कितने हैं? 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। 5% टैक्स लगता है, 0% भी है। 5 दर हैं इसकी, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, क्लियर है? कोई बात नहीं शिवानी, गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो चाहे आप कितनी गलती कर लो। हाँ, बहुत बढ़िया। जीएसटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, अमेंडमेंट पूछ ली जाती है, कब लागू हुआ था ये पूछ लिया जाता है, कौन सा कर है ये और कितने इसकी दरें हैं, कौन सी दर इसमें से नहीं है या कौन सी दर इसके अंदर से है। तो इसलिए आपको ये सारा क्वेश्चन करा। चलिए एक और क्वेश्चन है। हाँ सन्नी, सबसे पहले फ्रांस में हुई थी और हमारा जो भारत देश है वो 166वें नंबर पर है इसको लागू करने वाला, जीएसटी को लागू करने वाला 166 नंबर पे। फिर है जी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, एक और दिवस आ गया आपके लिए। आंसर आपका सबका ठीक आना चाहिए अब, कि आप समझ ही गए हैं। तो ना तो जनवरी है, ना मार्च है, ना अगस्त है, 17 सितंबर रहेगा। अब ये है क्या ये देख लेते हैं। आंसर तो आप लोगों ने पहले ही बता दिया, विश्व पेटेंट सेफ्टी डे। विश्व, इसको आप जो दिवस है उसको आप नोट कर सकते हैं। नोट करने से एक ही बार नोट करेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, याद रह जाएंगे आपके। ठीक है, क्लास आपकी पूरी होने वाली है अगर आप लोग बोर हो गए हैं तो।
वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। ठीक है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, पेशेंट के लिए, सुरक्षा के लिए जो दिवस है। अब है किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? सोलिसिटर, हाँ बताइए। बिहार राज्य ने, पंजाब, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। बताइए कौन से राज्य के हैं वो? बंगाल है या फिर पंजाब है, बिहार है या तमिलनाडु है? बंगाल। बंगाल रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला देखिएगा। आम आदमी पार्टी ने एक अभियान शुरू करा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो सेल्फी विद टेम्पल अभियान के अंदर शुरुआत करी है, किस राज्य में करी है ये बताइएगा? उत्तराखंड के अंदर, बिहार में, दिल्ली में या पंजाब में? अब इसका मैं क्ल्यू दे देती हूँ, जहां सबसे ज्यादा मंदिर होंगे वहीं पर ही सेल्फी विद टेम्पल होंगे। तो बिहार में तो इतने कोई मंदिर है नहीं, पंजाब में भी नहीं है, तो फिर दिल्ली और उत्तराखंड में से हो सकता है, क्योंकि दिल्ली कहाँ है, अजय आम आदमी की पार्टी है, और हमारा जो उत्तराखंड है वहां पर मंदिर है। तो बताइए कौन सा रहेगा इसका आंसर? गोल्डी बता रहे हैं यूके, अजय यूके, ए उत्तराखंड। हाँ, सेल्फी विद टेम्पल, ये भी आ सकता है कि उत्तराखंड ने कौन सी स्कीम बनाई है। तो सेल्फी विद टेम्पल, सेल्फी विद टेम्पल और किसने बनाई है? उत्तराखंड ने। दोनों क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं, रोटेट कर देते हैं कई बार क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उत्तराखंड भी हो सकता है और सेल्फी विद टेम्पल भी हो सकता है। सेल्फी विद टेम्पल कहां पर है? उत्तराखंड में लागू हुई है। उत्तराखंड में कौन सी स्कीम लागू हुई है? तो सेल्फी विद टेम्पल। अब है भारत के कौन से खिलाड़ी, भारत के हैं तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिएगा इस एक बार इसको। भारत के किस खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जो है अपने नाम कर दिया है? स्कूनर चैंपियनशिप, स्कूनर चैंपियनशिप का, तो बताइएगा कौन है? भारत के हैं, आदित्य मेहता है, सौरभ कोठारी, यासिन मर्चेंट या फिर पंकज अंडवानी? अरे वाह, इतना सारा जूस। पंकज, पंकज को लोग लगा देते हैं। पंकज अडवाणी ही आपका आंसर ठीक रहेगा, पंकज अडवाणी। करें आगे। उसके बाद है विराट कोहली जो है T20 विश्व कप के अंदर किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है इन्होंने? इंपॉर्टेंट है ये भी। T20 फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट या फिर कोई भी नहीं? बताइए। विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद निम्न में से किस फॉर्मेट की, जो भी वर्ल्ड कप हुआ था T20, उसके बाद किसकी जो है कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है? T20 फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद अगला है, बस दो तीन क्वेश्चन है, उसके बाद आप अपने अपने कमेंट, अजय थैंक यू, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो। संयुक्त राष्ट्र की जो है एक रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र की, अब
इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है जो जनरली आ रहा है, इसका थोड़ा अलग सा है आंसर। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट के अंदर जो विकास की दर है उसका अनुमान कितना लगाया है 2021 के अंदर, तो बताइएगा। 5.2 है, 6.2 या 7.2 या 8.2। भारत की विकास दर निम्न में से कितनी रहेगी, जो कि हमारे यूएनओ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रहे हैं बताइएगा। 7.2, 5.2, 6.2 या 8.2? 7.2 सही है, 7.2 ही आएगा इसका आंसर, 7.2। ठीक है, उसके बाद अगला है ये तो हो गया था आपका। गुजरात के अंदर भूपेंद्र पटेल सरकार ने कितने मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है गुजरात के अंदर? सही, लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, भूपेंद्र पटेल सरकार ने कितने मंत्रियों की गोपनीयता के लिए शपथ ली है? 12, 10, 20 या फिर 24 मंत्रियों के साथ? 24। चलिए इसको भी लोग लगा देते हैं 24। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के जो हमारे लगभग सितंबर महीने के अंदर पूरे हुए हैं। बाकी आपके एग्जाम से पहले पहले 2-3 वीडियो और भी आएंगी जिसके अंदर हम लगभग पूरे 1 साल के करंट अफेयर जो हैं आपके लिए मैं लेके आऊंगी। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप अपने अपने कमेंट कर सकते हैं, और आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ रही है और आपके आने वाले टेस्ट के लिए भी ये रेलिवेंट रहेगा। अगर आप लोग स्टडी मंत्रा में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे लगभग जो डेमोज हैं टीचर्स के वो चलते रहते हैं। स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप जो है उसके ऊपर भी आप डेमो देख सकते हैं सभी टीचर्स के। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 20% का आपको सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन कोड से। आप कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और आपको डिस्काउंट मिलेगा उसके अंदर। लगभग हमारे 8 बैच जो हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा 9th बैच है जो हमारा स्टार्ट हो रहा है हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें ग्राम सचिव है, पटवारी है, कैनल पटवारी है, हमने हरियाणा पुलिस है, और भी बहुत सारे एग्जाम जो हमारे HSSC की चेयरमैन जो हैं उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि फरवरी तक हम काफ़ी सारे जो आपके एग्जाम हैं जो भर्ती हैं लगभग 25,000 भर्ती पूरी कर देंगे। हाँ सनी, ठीक है, ध्यान रखूंगी। सही बताया आपने कि अगर कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड फैक्ट अगर मैं बताऊंगी तो आपको और जल्दी ध्यान रहेगा। देखिए मैं पहले फैक्ट भी बताती थी स्टार्टिंग के अंदर। फैक्ट बताने के बाद कई बार क्या कहते हैं कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं बस मैडम फटाफट आंसर बताओ और अगला क्वेश्चन करवाओ, हमारे पास टाइम कम है। तो उनको यूं लगता है कि थोड़ी छोटी सी स्टोरी सी है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि एक बार आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाएं आपसे पेपर के लिए, ताकि आपको वो रहे। ठीक है, हाँ। रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस हैं, और फरवरी तक तो आपकी पूरी की पूरी जो है पेपर ही होने के चांसेस हैं, सभी जितने भी भर्तियों के आपके फॉर्म भरे हुए हैं। तो चलिए